Ameet Shah ji, I challenge you to have a debate on the three press conferences. आपकी मुंसफी से संसद नहीं चलेगी। मेरे यहाँ बोलने का क्रम मैं तय करूंगा। इस तरह से नहीं चलेगी संसद। उनको धैर्य रखना चाहिए मेरा जवाब सुनने का। इनकी एक एक बात का जवाब मैं दूंगा, मगर मेरे भाषण का क्रम वो तय नहीं कर सकते। मैं करूंगा क्योंकि मैं बोल रहा हूँ मन। सर, ये आपने अगर अमित शाह जी का रिस्पॉन्स देखा तो ये कंप्लीटली डिफेंसिव रिस्पॉन्स है। सुनो ना, दो बड़े बोलते हैं तब बीच में नहीं बोलते। ये घबराया हुआ रिस्पॉन्स है, ये डरा हुआ रिस्पॉन्स है। अब सुनिए पूरी बात, प्लीज मानिए। नो, सच्चा रिस्पॉन्स नहीं है। आपके चेहरे पर चिंता की लकीरें मैं देख रहा हूँ कि मैं क्या बोलूंगा। मैं उनके उकसावे में नहीं आऊंगा, मैं मेरे विषय पर बोलूंगा। हम भी विपक्ष में बैठे, हम चुनाव जितने जीते हैं इससे ज्यादा हारे हैं। हम लोगों का तो एक प्रकार से पौना जिंदगी ही विपक्ष में ही चला गया, चाहे राज्य हो या केंद्र हो। कई चुनाव हमारे, हमने चुनाव आयुक्त और चुनाव आयोग पर कभी आरोप नहीं लगाया। इन्होंने कहा कि वोट चोरी से जीते हैं, वोट चोरी से नहीं जीते हैं। आपने सर्जिकल स्ट्राइक का विरोध किया इसलिए हम जीते, आपने एयर स्ट्राइक का विरोध किया इसलिए जीते, आपने 370 हटाने का विरोध किया इसलिए जीते हैं, आपने राम मंदिर बनाने का विरोध किया इसलिए जीते हैं, आपने घुसपैठियों को हटाने का विरोध किया इसलिए जीते हैं, आपने सीएए का विरोध किया इसलिए हम जीते हैं, आपने ट्रिपल तलाक हटाने का विरोध किया इसलिए जीते हैं, और अब वन नेशन वन इलेक्शन का विरोध कर रहे हो इसलिए हम फिर से जीते। दादा, आप बीमार हो मैं समझ रहा हूं, मगर बीमार ज्यादा हो तो घर पे रहा करो, यहां सदन का माहौल मत बिगाड़िए। क्या कोई भी देश का लोकतंत्र सुरक्षित रह सकता है जब देश का प्रधानमंत्री और राज्य का मुख्यमंत्री कौन हो वो घुसपैठिए तय करेंगे? तो मोदी जी को भी सब लोगों ने प्रधानमंत्री बनाया है भाई, आपकी कृपा से नहीं बने हैं। क्या इस देश में कोई कानून बना है कि आरएसएस की विचारधारा वाले हैं उनको कोई महत्वपूर्ण? अरे इस देश का प्रधानमंत्री आरएसएस की विचारधारा वाला है, इस देश का गृह मंत्री आरएसएस की विचारधारा वाला है, और जनादेश से बनकर आए, आपकी कृपा से बनकर नहीं आए। देश के लिए मरना ही आरएसएस की विचारधारा, देश को समृद्धि के परम शिखर पर ले जाना ही आरएसएस की विचारधारा है, देश की संस्कृति का झंडा बुलंद करना ही आरएसएस की विचारधारा। Let us have a debate on my press conference. Let us go. Let us have very good idea. Let us have a debate on my press conference. अरे सुनो ना, क्यों जल्दबाजी करते हो मानिकम? हरियाणा में दोनों चुनाव में वोट कैसे दे रहे हैं? प्लीज ये भी जवाब दे दीजिए। मान्यवर, वोट चोरी का प्रोग्राम बचा, जो 3 प्रेस कॉन्फ्रेंस में, एक सादा प्रेस कॉन्फ्रेंस, एक एटम बम वाला प्रेस कॉन्फ्रेंस, एक परमाणु बम वाला, ये तीनों में क्या हुआ इसके सारे जवाब मेरे पास है। वोट चोरी कह रहे हो मान्यवर, वोट चोरी किसको कहते हैं वो मैं बताना चाहता हूं, और हमारे यहाँ कुछ परिवार ऐसे हैं जो पूछते नहीं वोट चोरी करते। राहुल गांधी जी ने 5 नवंबर 2025 को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में परमाणु बम फोड़ा। अब वो परमाणु बम के अंदर उन्होंने कहा कि हरियाणा में एक ही घर में 501 वोट पड़ गए। चुनाव आयोग ने इतनी स्पष्टता करी कि हाउस नंबर 265 कोई छोटा मकान नहीं है, बस रहे, मगर वहां हर परिवार के घर का नंबर नहीं दिया गया है, इसलिए सब जगह हाउस नंबर 501 दिया गया, और एक परिवार की तो 3 पीढ़ियां साथ में रह सकती हैं। और पुराने नंबर से ही जब हरियाणा में कांग्रेस की सरकार चुनी गई तब से ये नंबर इसी तरह से चल रहा है। ये ना कोई फर्जी घर है ना फर्जी वोटर है। हरियाणा की जहां इन्होंने बात की, इन्होंने एक उदाहरण लिया, वहां पर अनेक उदाहरण हैं। वो भी आपने दिया था ना, 19 वो भी आपने दिया था, इसलिए दिया वो भी। 19 लाख वहां पे फेक लोग, वो उदाहरण आपने दिया था इसलिए उनका जवाब दिया। और ये भी हमें बता दीजिए, हिंदुस्तान के इतिहास में पहली बार डिसीजन लिया गया कि इलेक्शन कमिश्नर्स को फुल फुल इम्यूनिटी दी जाएगी। इसके पीछे जो थिंकिंग थी वो हमें सबसे पहले बताइए। मैं जवाब दूंगा इम्यूनिटी का, मगर ये इम्यूनिटी जो श्रीमती गांधी ने दी थी इसके लिए आपका क्या कहना है? परंतु हमने तो चलो मानो चुनाव आयोग को
इम्यूनिटी दी, श्रीमती गांधी ने तो अपने आप को इम्यूनिटी दी थी। और मान्यवर, ये तो इतिहास है, कौन जुटला सकता है? इनको कोई पढ़ाता नहीं है इतिहास, ये तो इतिहास है, सर्वोच्च अदालत और संसद के रिकॉर्ड में रखा हुआ इतिहास है। इसके खिलाफ लल्लन सिंह जैसे कितने लोग पूरा जीवन लड़े बिहार में, इमरजेंसी के खिलाफ जेल में गए। पूरा उनका 55 साल प्रधानमंत्री जी ने ही चुनाव आयोग को नियुक्त किया, तब तक कोई सवाल नहीं था। और नरेंद्र मोदी करते हैं तो उन पर सवाल उठाते हैं। कांग्रेस पार्टी ने ही ये परंपरा बनाई थी, कानून भी कांग्रेस पार्टी ने बनाया था। मगर आज आरोप करना है इसलिए आपने चुनाव चोरी कर लिया, चुनाव चोरी कर लिया, चुनाव चोरी कर कहने से कुछ नहीं होता। जनता हमको सुनती है भाई, और हम जवाब भी देते हैं। केस आते हैं तो जज पर आरोप कर देते हैं, चुनाव हारते हैं तो ईवीएम पर आरोप करते हैं। ईवीएम की दलील अब गले नहीं उतरती तो वोट चोरी का मुद्दा लेकर आए। वोट चोरी का मुद्दा लेकर पूरा बिहार में यात्रा निकाली, फिर भी हार गए। अब हारने का कारण आपका नेतृत्व है, ये हारने का कारण ईवीएम और मतदाता सूची नहीं। अगर मतदाता सूची करेक्ट है तो क्यों शपथ लिया, क्यों चुनाव लड़ा? आप बताइए देश की जनता को। ये वोट चोरी करते रहे, घुसपैठिया बचाओ यात्रा निकाली और बिहार में 2/3 बहुमत से हम जीते। एसआईआर का विरोध करोगे तो बिहार की जगह बंगाल और तमिलनाडु में भी साफ। एसआईआर क्या है? ये लोग जो कहते हैं इलेक्शन कमीशन कैसे तय करेगा, ये इनकी ड्यूटी है और ये हमारा निर्णय नहीं है, भारत की सर्वोच्च अदालत का निर्णय है। और हम सब भारत की सर्वोच्च अदालत के निर्णय से बंधे हुए। देश के अंदर चुनाव न जीते तो चुनाव आयोग को बदनाम करो, चुनाव प्रक्रिया को बदनाम करो, मतदाता सूची को बदनाम करो, ये हमारे लोकतंत्र का भला नहीं करेगा। इनको अब अगर प्रेस में कोई पत्रकार उनको पसंद ना आए ऐसा सवाल पूछते हैं तो तुम बीजेपी के एजेंट हो ऐसा कहते हैं। मगर आप अगर ऐसा मानते हो कि लोकतंत्र में आपको पसंद आए ऐसे ही सवाल पत्रकार पूछे तो ये नहीं हो सकता। इमरजेंसी नहीं है भाई, इमरजेंसी नहीं है। अगर ये मानते हैं कि इनको कोई पूछने वाला नहीं है, भगवान करे मैं गलत पड़ जाऊं, कांग्रेस के कार्यकर्ता इनका हिसाब मांगेंगे। एक दिन कांग्रेस के कार्यकर्ता इनका हिसाब मांगेंगे कि इतने चुनाव कैसे हार गए। और मैं आज कहना चाहता हूं टीएमसी के लोगों को भी, ये राहुल जी के साथ में रहकर घुसपैठिया बचाओ यात्रा बिहार में निकली, साफ हो गए। आप भी घुसपैठियों को बचाओगे तो वहां भारतीय जनता पार्टी का विजय तय। कि मान्यवर, जब इनके जमाने में चुनाव होते थे, बिहार और यूपी में सरकारें बनाती होती थी, पूरे के पूरे वोट के बक्से हाईजैक कर लिए गए। ईवीएम आने से ये बंद हो गया, ईवीएम आने से बंद हो गया। और मान्यवर, चुनाव की चोरी बंद हुई है, इसलिए पेट में दर्द हो रहा है। ईवीएम कौन लेकर आए इस देश में? मान्यवर, कौन लेकर आए? 15 मार्च 1989 को जब राजीव गांधी इस देश के प्रधानमंत्री थे, तब ईवीएम लाने का कानूनी बदलाव किया गया था। अब राजीव गांधी के ईवीएम के कानून का भी विरोध कर रहे हैं। अरे सुनो ना, क्या प्रक्रिया हुई। ईवीएम का उपयोग सबसे पहली बार पूरे देश में 2004 में हुआ। पूरे लोकसभा चुनाव हमारे समय में ईवीएम का उपयोग हुआ। और 2004 के चुनाव में कौन जीता भाई? वो जीत गए। उस वक्त ईवीएम की चर्चा बंद। 2009 का चुनाव हुआ, पूरा ईवीएम से हुआ, ये जीत गए, चुप्पी साध ली। 2014 में सब हम जीते तो कौ 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 चालू कर दी। ये क्या है? जब कानून आप लाए, मशीन आपने इंट्रोड्यूस किया, चुनाव आप पहला जीते मशीन से, दूसरा चुनाव जीते, मौत से 10 साल राज किया और हार गए तो फिर रोते हैं। वाद मतलब डिस्प्यूट पहुंचा है दिल्ली की सिविल अदालत में। उसमें डिस्प्यूट ये है कि सोनिया गांधी जी इस देश की नागरिक बनने से पहले मतदाता बने। File the case on Madam Sonia Gandhi's voting on that 80. Sir, that Ross Avenue court dismissed that case without, there is no substance in that case. मान्यवर, मैंने इतना ही कहा है कि अदालत में केस चल रहा है जो फैक्चुअल है।
अब जवाब तो उनको अदालत में देना है सोनिया जी ने, यहाँ क्यों दे रहे हैं? I am challenging Home Minister. Okay. Sonia Gandhi not even voted the election. Can you prove it? Can you prove it? मैं Sir, बताता हूँ। misleading statement. A Home Minister doing. अब मुझे सुनिए तो, अब आपने एक मुद्दा खड़ा किया, मुझे जवाब तो देने दीजिए। मान्यवर, मैंने कुछ ऐसा नहीं कहा, मैंने सिर्फ इतना कहा है कि एक वाद दायर हुआ है दिल्ली की अदालत में, मैंने कोई कंक्लूजन नहीं कहा। मैंने कहा कंक्लूजन कहा, मैंने कोई कंक्लूजन नहीं कहा। कंक्लूजन तो जब उनका नोटिस का जवाब वो दे देगी तब अदालत देगी, तब फिर से बताऊंगा मैं। मगर अभी तो मैंने सिर्फ इतना कहा है कि वहां एक केस रजिस्टर्ड हुआ है जिसमें श्रीमती गांधी को नोटिस इश्यू किया है। इसमें इतने लाल पीले होने की जरूरत क्या है? मान्यवर, जब उन्होंने कहा कि हम चुनाव सुधार पर चर्चा करने के लिए तैयार है, हम तुरंत मान गए और आज चुनाव सुधार पर ही चर्चा हुई। अरे सुनिए ना भाई, मेरा आपसे विनम्र निवेदन है, मैं आधी रात तक बैठने के लिए तैयार हूं, मुझे कोई आपत्ति नहीं, मेरा भाषण समाप्त हो जाए। और मान्यवर, एक नई फैशन हो गई, इतिहास बताते हैं तो नाराज हो जाते हैं कि आप इतिहास मत बताइए। अरे भला कोई भी प्रक्रिया, कोई भी देश, कोई भी समाज इतिहास को छोड़कर कैसे आगे बढ़ सकता है? चर्चा इन्होंने जिस तरह से शुरू करी है, जवाब तो मुझे देना पड़ेगा। एक तरफा 4 महीने से झूठ फैलाया और देश की जनता को गुमराह करने का प्रयास किया। भाई, मतदाता सूची पुरानी हो या नहीं, आपका हारना तय है। ये मतदाता सूची से नहीं होगा। एसआईआर क्या है? मतदाता सूची का सुधार करने की प्रक्रिया है, और वो कर रहे हैं तो भी विरोध कर रहे हैं। एसआईआर क्या है? कि जिनकी मृत्यु हो गई उनके नाम कट जाए, जो 18 साल से बड़े हो गए उनके नाम जोड़ जाए, और जो विदेशी नागरिक है उनको चुन चुन कर डिलीट किया जाए। एसआईआर पर ही चर्चा करिए। और ये कह रहे हैं कि चुनाव आयोग क्यों ये कर रहा है? भाई, इसका दायित्व है इसलिए कर रहे हैं। ये 200 बार भी बहसकार करेंगे, एक भी अवैध घुसपैठियों को इस देश में हम वोट नहीं देंगे। संसद के समय लोगों को रंग फैला करके क्यों समय बर्बाद किया? ये दिखा रहे, हमको मालूम था ये भागने वाले। आप बॉर्डर नहीं बनाने देते, फेंसिंग नहीं करने दोगे, घुसपैठ नहीं होगी। फिर भी चलो, मैं पूछना चाहता हूं कि घुसपैठ होकर सबसे पहले घुसपैठिया कहां था? पटवारी को मालूम नहीं पड़ता? गांव के थाने वाले को मालूम नहीं पड़ता? इसकी मतदाता सूची में नाम डालने के लिए आधार कार्ड कहां बनता है? वहीं बनता है। उसका राशन कार्ड कहां बनता है? बंगाल में बनता है। और मतदाता सूची में कौन सी मतदाता सूची में ऐड होता है? तो बंगाल में होते। आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं है। एसआईआर का विरोध करोगे तो बिहार की जगह बंगाल और तमिलनाडु में भी साफ